Welcome back to my channel, guys. This is going to be my last video on the topic child development. So without further ado, let's get started. First question is, what is the focus of Bronfenbrenner's ecological systems theory? तो अगर हम इनकी बात करें तो ही फोकसेस ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी हमारा जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उसके मल्टीपल लेवल्स होते हैं और वो मल्टीपल लेवल्स चाइल्ड के डेवलपमेंट को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज आपकी आती है इसके अंदर, दैट इज माइक्रो सिस्टम। माइक्रो में आप याद रखेंगे कि किसी भी चीज का इमीडिएट उसका बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट जो कि उसकी फैमिली और स्कूल रहेगा। मीजो में होता है इन दोनों के बीच का इंटरकनेक्शन, कैसे इंटरकनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स कि किस तरीके से इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश होता है। एक्सो में आप एक्सो से याद रखेंगे एक्सटर्नल को और उसमें आप बताएंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किस तरीके से इनडायरेक्टली डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। देन आफ्टर दिस मैक्रो सिस्टम्स कम्स जिसमें आप कल्चरल वैल्यूज और लॉज की बात करते हैं। लास्ट इज क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में आप ट्रांजिशन पीरियड की बात करते हैं कि किस तरीके से कि कोई भी अगर एक बच्चा है तो उसकी लाइफ में क्या क्या ट्रांजिशंस हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने स्कूल स्टार्ट किया, देन वो ग्रेजुएट हुआ, देन ही गॉट मैरिड, बिकमिंग अ पेरेंट और रिटायरिंग। तो लाइफ के ट्रांजिशंस आप इसमें यहाँ पे क्रोनो सिस्टम में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर मार्क करना है दैट वुड बी सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, बिकॉज जो इनकी जो थ्योरी थी उन्होंने किस चीज पे फोकस किया था, सोशल कॉन्टेक्स्ट में। सो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी है। Question is, which type of memory is most affected by age related decline? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो एज के साथ डिक्लाइन होती है, यानी कि डिट्योरिएट होती है, कम होती जाती है। अगर आप सेंसरी मेमोरी की बात करें तो सेंसरी मेमोरी जो आपकी होती है वो यूजुअली इससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता। आप कह सकते हैं कि इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे बिकॉज क्या है कि सेंसरी मेमोरी क्या कर रही है, सेंसरी मेमोरी इंडिविजुअल को अलाउ कर रही है कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिटेन करके रखे, ठीक है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे तो ये है ही नहीं, इसकी बात होगी ही नहीं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें, अब ओल्डर पीपल के साथ क्या होता है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है कोई न्यू इन्फॉर्मेशन इनटेक करने की या फिर कोई भी रिसेंट मेमोरी अगर कोई हुई हो उसको रिकॉल करने की, तो उन्हें डिफिकल्टी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ आपका क्या रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए, ठीक है। कभी आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों के लिए या ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ टाइम के लिए। बट जो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के, उसमें ये देखने को मिलता है कि जो भी आपकी एपिसोडिक मेमोरी होगी, ठीक है, या फिर आपकी सिमेंटिक मेमोरी होगी जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस जीके होगा, वो डिक्लाइन होता रहता है। लेकिन यहाँ पे है कि एज ये कौन सी है, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ दो एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है, बाकी तो आपको याद ही रह रहा है। तो इसमें तो हम सी के साथ जाएंगे ही नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपका यहाँ पे हम क्या देखने को मिल सकता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी टाइम के साथ आपकी डिक्लाइन होती रहती है। तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी। The next question is, who introduced the concept of object permanence? अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होना कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है दैट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट सीन और हर्ड और टच्ड, ठीक है। लेकिन जो इन्फेंट होता है, एक छोटा बच्चा होता है, जब तक इन्फेंट की एज में ही बच्चा यूजुअली इस चीज को डेवलप करता है कि वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली चीज उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि बच्चे को ये फील होता है कि जब तक ये वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, बच्चे को ये लगता है कि जो चीजें उसकी आउट ऑफ साइट है वो दे हैव सीज टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
ठीक है। तो ये वाली चीज आपके किसके अंदर आएगी? ऑब्वियसली ये आप किसके अंदर लेंगे? दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स। तो ये किसने बात की थी इसकी? तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी, विच इज जीन पियाजे, बिकॉज इन्होंने ही काफी स्टेजेस बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट वाली, ठीक है, एंड लास्ट वाज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. So you have to go with option number B here. The next question is, which of the following is not a type of intelligence in Gardner's theory? First of all, we need to understand that Gardner's actually introduced 8 main types of intelligence. So the first was linguistic, language. ओके, जैसे कि पोएट, इनके अंदर इसके अंदर कौन कौन आएंगे? पोएट या राइटर्स एंड जो गुड ओरेटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, दोज विल कम अंडर दिस. देन सेकंड इज लॉजिकल मैथमेटिकल. तो जो भी मैथमेटिशियंस होंगे या इंजीनियर्स होंगे या साइंटिस्ट होंगे, उनके अंदर ये वाला फैक्टर होगा. म्यूजिकल इंटेलिजेंस के लिए यही, कंपोजर्स आप कह सकते हैं, म्यूजिशियंस कह सकते हैं, ठीक है. तो ये भी हमारा इंक्लूड हो गया. और जो बाकी उन्होंने लाइक 5 जो थी, वो थी एक बॉडीली काइनेस्थेटिक, जिसमें आप कह सकते हैं जो एथलीट, डांसर्स, ठीक है, दो दे नो कि किस तरीके से मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करनी है और उसमें किस तरीके का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, ठीक है. स्पाशियल में वही कि जो पायलट्स लोग या आर्टिस्ट लोग होते हैं या जो आर्किटेक्ट होते हैं, उनको एक्चुअली पता होता है कि वो विजुअलाइज कर पाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, ठीक है, किस तरीके से आप चीज़ों को नेविगेट करेंगे कि ऑल राइट, मेरे पास एक डिज़ाइन है, मुझे उस तरीके को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कौन सी जो टीचर्स के पास होती है, थेरेपिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं. इंट्रा मतलब खुद को जानना, जैसे साइकोलॉजिस्ट, राइटर्स, ठीक है, फिलोसोफर. नेचुरलिस्टिक कौन होंगे? जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड होंगे, ठीक है. लेकिन सिर्फ एक ये बचा है, इमोशनल. अब जो इमोशनल वाली चीज है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि खुद के इमोशंस को भी मैनेज कर सको, समझ सको, एंड एज वेल एज आप सामने वाले के इमोशंस को भी समझ सको. तो ये जो थी, ये ओरिजिनली ये गार्डनर ने प्रपोज नहीं किया था, गार्डनर ने नहीं बताया था इसके बारे में. इसको जो बताया था, दैट पर्सन नेम वाज डैनियल. तो whenever you see the name कि किसने इमोशनल इंटेलिजेंस को बताया है, यहाँ पे आप डैनियल का नाम लेंगे. तो here you have to go, not a type पूछा है, तो you have to go with option number C here. All right. तो आप यहाँ पे C को मार्क कर देंगे, जो कि आपका सही आंसर होगा. The next question is, in which stage of Erikson theory does a child begin to assert control and power over their environment? अब ये जो चीज होती है ना, कंट्रोल एंड पावर देयर इन्वायरमेंट, ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलती है? कि जब एक बच्चा यूजुअली 3 to 6 years के बीच में, जब एक स्कूल गोइंग बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा एक्चुअली क्या करने लगता है कि मतलब वो इन सब चीजों में कैसे इन्वॉल्व होगा? जब वो एक्टिविटीज खुद इनिशिएट करेगा, डिसीजंस बनाएगा, ठीक है, लाइक ही इज एबल टू मेक डिसीजंस एंड ऑल्सो engaging himself in a goal directed behavior, ठीक है. तो अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि बच्चा इनिशिएट कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, ठीक है, नई नई थिंग्स ट्राई आउट कर रहा है. तो वो क्या डेवलप कर रहा है? वो अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है और अपने आप को क्रिएटिव प्ले में इंगेज कर रहा है. ओके. तो ये वाली चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है? अगर बच्चे को इंकरेजमेंट मिली तो वो इनिशिएट करेगा, और अगर बच्चे को किसी ना किसी तरीके से डिस्करेजमेंट मिलती है, तो उसके अंदर एक गिल्ट डेवलप होता है, एंड विच इज अ नेगेटिव आउटकम. तो आपको यहाँ पे यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, बाकी ऑप्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करें, जो कि इन्फेंट वाले पीरियड में होता है. इसमें यूजुअली बच्चा एक ट्रस्ट डेवलप करने लगता है अपने केयर गिवर के प्रति, ठीक है, एक अफेक्शन डेवलप करने लगता है. तो पॉजिटिव आउटकम क्या रहता है कि अगर बच्चे का ट्रस्ट है तो वो सिक्योरिटी आएगी, लेकिन अगर मिसट्रस्ट है बच्चा को, तो वो फियर डेवलप करेगा, ठीक है. ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है, विच इज 1 to 3 years. एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, बच्चा एक जब उस बच्चे को फॉर एग्जाम्पल
किसी भी तरीके से फिजिकल बच्चा चलना सीख रहा है, फिजिकल स्किल्स गेन कर रहा है, तो उसके अंदर एक वो ऑटोनोमी वाली चीज आएगी, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आएगा। बट वही बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है चीजों को अचीव, तो उसको वो अपने आप पे डाउट करना, सेल्फ डाउट डेवलप हो जाएगा, वो शेम करने लगेगा, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, जो ये है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, ये चीज जो आपकी आती है वो स्कूल एज में आती है। स्कूल एज में मतलब कि जहाँ बच्चे ने कुछ अचीव किया, तो बच्चा किस तरीके से होगा, वो एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप करेगा और बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश करेगा। बट इंफीरियर कब रहेगा, जब वो अपना, जब भी वो कोई फेल हो जाए कुछ करते हुए, तब वो इंफीरियर फील करेगा। लेकिन हमारा ये है कि वो कंट्रोल और ये पावर वाला चीज कब आने लगती है बच्चे के अंदर, जब वो ऑब्वियसली वो स्कूल एज में ही है अभी, और उसके अंदर तब बच्चा ये फील करता है कि ओके, हाँ, कि मैं किस तरीके से चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, ठीक है, मैं खुद चीजों को कैरी आउट करूँ और उस चीजों को मतलब फर्दर भी आगे लेके जाऊं। लेकिन गिल्ट क्या है कि अच्छा ओके आपने किया, आप नहीं कर पाए, ओके एक डिस्करेजमेंट मिली, तो बच्चा गिल्ट डेवलप कर लेगा। तो ये चीज आपके आएगी ऑप्शन नंबर सी में। तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर सी है। Next question is, what does the formal operational stage in Piaget theory involve? अब आपको पता है जो फॉर्मल ऑपरेशनल है वो लास्ट स्टेज है जीन पियाजे की। तो उसमें बेसिकली क्या डेवलप हो जाता है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग। ठीक है, बच्चा क्या करने लगता है कि मतलब जब वो एक अडोलेसेंट बन जाता है, तो वो लॉजिकली और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है उस उनके बारे में भी सीख समझने लग जाता है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस फॉर्म करने लग जाता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कंक्रीट है, ये सब बच्चा आपका कब सीखता है, जब वो कंक्रीट स्टेज में होता है। ठीक है, तो कंक्रीट से आप समझ जाएंगे सेंसरी वाला, जब वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। और सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चा कब सीखता है, जब वो प्री ऑपरेशनल में होता है। ठीक है, बेसिकली वो सिंबल्स यूज करेगा, ठीक है, वर्ड्स या इमेजेस यूज करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो बच्चे का एक पर्सपेक्टिव रहता है वो इको सेंट्रिज्म रहता है, कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है। तो ये चीज आपकी आ गई प्री ऑपरेशनल में, ये चीज आ गई आपकी सेंसरी मोटर में, एंड जो ए ऑप्शन है लॉजिकल, वो कॉन्क्रीट में। बट जो फॉर्मल ऑपरेशन है यहाँ पे जो बच्चा है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीजें नहीं भी दिखाई दे रही है, जो कॉन्क्रीट नहीं भी है, उसकी भी समझ बच्चा डेवलप कर देता है। तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी है। The next question is, which theory emphasizes the role of reinforcement and punishment in learning? तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट वाली चीज किसके अंदर आती है ना। आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की है, सोशल लर्निंग आपकी एल्बर्ट बेंड्यूरा की है। अब यहाँ पे ऑपरेंट और क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल आपकी जीन पियाजे की है, ठीक है, लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो आपकी किसकी है, जिन्होंने पनिशमेंट के बारे में बात की थी, आपको बताया था, बीएफ स्किनर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप बीएफ स्किनर को याद रखेंगे, जिन्होंने बताया था कि कोई भी जो बच्चा होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो या तो रीइंफोर्स, वो तब हम करते हैं रीइंफोर्स मतलब रिवॉर्ड पाने के लिए, या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए। तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी है। The next question is, in Pavlov's experiments with dogs, what was the unconditioned stimulus? Stimulus मतलब environment में ऐसी क्या चीज है जिससे आपका जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, वो आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज क्या थी, कंडीशन नहीं है, यानी कि कुछ पेयर नहीं किया गया। तो वो चीज क्या थी, बेल तो आपने बजाई, ठीक है, जब आपने बेल रिंग करी और तब जाके एक रिस्पॉन्स आया, तो ये तो कंडीशन स्टिमुलस हो गया आपका। तो बेल को तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सेल्फिटेशन क्या है, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो, लाइट की तो उन्होंने बात की नहीं, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। अब जो डॉग था वो सेलिब्रेट कब कर रहा था, एक तो नेचुरली आ रहा था कि भाई उसको नेचुरली आपने फूड प्रेजेंट किया तो वो सेलिब्रेट करने लगा। बट जब आपने उसको बेल के साथ एसोसिएट कर दिया था, तो बेल की रिंग से ही, और फिर आप उसको बाद में फूड दे रहे थे, तो जब आप अब आप क्या कर रहे थे, एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब रिपीटेड इंस्टेंसेस के बाद, जब आपने दोबारा वो चीज करी, तो वो बेल को उसने लिंक कर लिया था कि ओके जब बेल रिंग होगी तो आई हैव टू
मतलब मुझे सेलिब्रेट करना है, मतलब नोट करना है, वो आप उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था। तो सेलिब्रेशन आपका रिस्पॉन्स किया, बचा क्या आपका स्टिमुलस क्या है, फूड, एंड विच इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो हेयर यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी विच इज फूड। तो आप ये मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which term describe the period when children begin to use language and think symbolically। तो ये आपका कब होता है, ठीक है। देखो फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, कॉन्क्रीट में आपकी जो चीजें बच्चे को दिख रही है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स है, उसके बारे में बच्चा समझ पा रहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पे वो लैंग्वेज और सिम्बॉलिकली, ठीक है, वर्ड्स इमेजेस का यूज करता है, ठीक है, सिंबल्स समझने लगता है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। सेंसरी मोटर का कोई इससे अभी लिंक नहीं है, ठीक है, तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब जहाँ पे आपकी डेवलपमेंटल आपने देख लिया, तो बेसिकली बात किस चीज की करेगा कि किस तरीके से कोई भी एक ह्यूमन है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस तरीके से डेवलप कर रहा है, एंड क्या क्या प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस हिज लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा यू हैव टू मार्क, तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी। सी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप कीवर्ड्स को पिक करें, एंड इस कीवर्ड्स को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे एंड अगर आप उसको समझ पाते हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। तो ये वाली चीज कब आती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑल राइट, अगर हम बाकी जो भी एग्जाम्पल्स ऑप्शंस दिए अगर उनको अंडरस्टैंड करें, तो कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ये है कि आप ये समझ पा रहे हो कि कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी भी जो कोई प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो उसका वॉल्यूम हो, चाहे आप मास के कॉन्टेक्स्ट में कहें, चाहे आप वो नंबर के कॉन्टेक्स्ट में कहें, ठीक है, चीजें सेम ही रहती है। जैसे अगर आप ये समझ पाए हैं कि जो अगर मैंने कोई एक लिक्विड को पोर किया है, चाहे मैंने उसको थिन ग्लास या शॉर्ट ग्लास या वाइडर ग्लास में पोर किया, तो वो वॉल्यूम तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, ठीक है, तो वो कंजर्वेशन वाली चीज है। रिवर्सिबिलिटी क्या है, जब आप ये समझ जाए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने एक बॉल ऑफ क्ले ली, उसको फ्लैटन किया और आपने उसको एक पैनकेक का शेप दे दिया, ठीक है, नाउ यू आर अवेयर कि रिवर्स कब हो रही है, रिवर्स भी हो सकती है, आप उसको दोबारा बॉल भी बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं आपकी दिस एंड दिस डेवलप्स इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इससे पहले बच्चे को समझ नहीं होती है, ठीक है। चीजें नेक्स्ट आपकी आती है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है, आप जो भी बाकी जो एस्पेक्ट हो गए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप उसमें सेंट्रेशन वाली चीज देख रहे हैं, और ये कब रहती है बच्चे के अंदर, प्री ऑपरेशनल वाली चीज में। अब हम सेंट्रेशन वाला एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे ग्लास वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चे ने एक लाइक टॉल एक टॉल ग्लास है आपके पास, ठीक है, एक थिन ग्लास है, एक शॉर्ट ग्लास है, एक वाइट ग्लास है, ठीक है, आपने जूस पोर किया। अब बच्चे को क्या लगेगा कि वो बच्चा ऐसे सोचेगा कि जो ज्यादा लंबा ग्लास है उसमें ज्यादा जूस है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ हाइट पे फोकस कर रहा है। तो ये वाली चीज उसकी कहाँ रहती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बाकी जो चीजें होती है उसकी कॉन्क्रीट, यहाँ पे वो समझने लग जाता है, और ये वाली जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये उसके अंदर कब रहती है, जब वो सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इनको समझना है और किस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप द 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो दिस इज प्रिटी क्लियर कि 8 स्टेजेस जहाँ पे आपका ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये सब किसने किए थे, एरिक एरिक्सन ने। तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी है। The next question is, in Piaget's theory, the ability to perform mental operations such as organizing and manipulating information begins in the, ठीक
ठीक है। अब बच्चा लॉजिकली कब समझने लग जाता है, कब वो चीज़ डेवलप हो जाती है और कब वो मतलब कॉन्क्रीट चीज़ों पे एक लाइक मेंटल ऑपरेशन करने लायक बन जाता है। तो ये कब होता है बच्चे के अंदर, जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। देखो सेंसरी मोटर स्टेज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सेंसेस, वो सेंसेस के थ्रू वर्ल्ड को समझ रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि बच्चा यहाँ पे चीजें इकोसेंट्रिज्म है बच्चे के अंदर, ठीक है। चीजें वो अभी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है। तो थर्ड चीज लॉजिकली कब सीख रहा है, कॉन्क्रीट में। और फॉर्मल में आपका क्या होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे ध्यान देने लग जाता है, मतलब उसकी समझ आने लग जाती है। तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर सी है। The last question is, which term refers to the ability to reason about ethical issues based on universal principles? ठीक है, तो हमारे हर एक ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। सी, प्री कन्वेंशनल में क्या होता है कि आप अपना एक मॉरल जजमेंट फॉर्म करते हो, ठीक है, कि जो भी आपके एक्शंस होंगे उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ठीक है। या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो प्री कन्वेंशनल आपका काफी बेसिक है, तो इसमें तो वो चीज नहीं आएगी। सेकेंड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या होने लग जाता है कि आप यहाँ पे अपना जो भी आपका मॉरल जजमेंट होगा सोसाइटल नॉर्म्स में, आप वो स्टैब्लिश करने लग जाते हो, ठीक है। सोसाइटी के क्या रूल्स एक्सपेक्टेशंस है उसमें जो आपका मॉरल जजमेंट है वो आप फॉर्म करने लग जाते हो, तो वो ये भी नहीं होगा। पोस्ट कन्वेंशनल में आप क्या कर रहे हो कि सोसाइटल नॉर्म से बियॉन्ड जाके, सोसाइटल नॉर्म्स और रूल से बियॉन्ड जाके आप ना यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को फॉर्म कंसिडर करने लगते हो, ठीक है। आपके खुद के मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं इक्वालिटी पे, जस्टिस पे, ह्यूमन राइट्स पे। और भले ही ये जो है ये जो आपके प्रिंसिपल्स है, भले ही वो लॉज या फिर जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उनसे कॉन्फ्लिक्ट करे, इससे आपको इतना ज्यादा कोई मतलब बॉदर नहीं करते हो, ठीक है। आपके अपने सेट है। तो यही है कि एबिलिटी टू रीजन अबाउट एथिकल इश्यूज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो यू हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर सी। इंट्यूटिव रीजनिंग होती है कि जब आप अपने गट को फॉलो करते हो, ठीक है, कि आपको इंट्यूशन हुआ, आपको एकदम करेक्ट फीलिंग है कि ओके ये चीज जो अभी आप समझ पा रहे हो, तो दैट इज इंट्यूटिव। इंट्यूटिव में ये चीज नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप किसके साथ जाओगे, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, विच इज पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड मैं आपको ये श्योर करती हूँ कि अगर आपने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में विजिट किया होगा तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की। और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में रोल ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो अस फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट। थैंक यू।